गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने एसिड बेस और सॉल्ट यूनिट को स्टार्ट किया था। वहां हमने एसिड बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन को स्टडी किया, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। बच्चों, अब डिटेल में हम एसिड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एसिड को कितनी टाइप में क्लासिफाई किया गया है, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ हमने उनकी सारी केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करना है। बच्चों, शुरुआत करते हैं हम एसिड के बारे में। सबसे पहली बात, एसिड को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें डेफिनेशन पढ़ी थी। बच्चों, अब हमें देखना है एसिड को कितनी टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो देखना जरा बच्चों, हमारी केमिस्ट्री में मेनली 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है एसिड को। वन बाय वन लिखेंगे हम सारे। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे कि हमें वो एसिड मिला कहां से है। अगर वो हमें एक नेचुरल सोर्स से मिला है, एनिमल या प्लांट से मिला है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और अगर हमें वो एक नॉन लिविंग सोर्स से मिला है, और या मिनरल से मिला है, या लेबोरेटरी के अंदर तैयार हुआ है, तो बच्चों उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, सही बात है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। मैं बताऊंगा तुम्हें बच्चों बेसिसिटी होती क्या है, जब इस टॉपिक पे आएंगे तो समझाएंगे तुम्हें। अभी तो हमें ये देखना है कितनी क्लासिफिकेशन होती है इनकी। तो बच्चों, बेसिसिटी के बेस पे मेनली 3 टाइप का होता है। वैसे जब हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे तो हम 4 टाइप का पढ़ेंगे, अभी हम 3 ही पढ़ते हैं। क्या क्या? मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। दूसरा है डाई बेसिक एसिड। और थर्ड है हमारे पास ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब ताकत के बेस पे कौन सा एसिड ज्यादा ताकतवर होता है, इस बेस पे। तो बच्चों, स्ट्रेंथ के बेस पे मेनली 2 टाइप के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सही बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बेस पे। बच्चों, डाइल्यूशन जो वर्ड आया है ना कहीं वाटर को डिनोट करता है। अब हमें जो लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो वाटर के बेस पे पढ़नी है कि किस वाले एसिड में कितना पानी है, उस बेस पे। ठीक है। तो डाइल्यूशन के बेस पे 2 तरह के एसिड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा हमारे पास होता है डिल्यूट एसिड। बच्चों, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने एक बस देखा है कि कितनी टाइप होती है इनकी। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पे। तो बच्चों, सोर्स के बेस पे हमारे पास 2 टाइप के एसिड है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। उसमें जो पहला है हमारे पास वो है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। तो बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी? वो एसिड, द एसिड विच आर obtained from
लिविंग सोर्स, जो हमें लिविंग सोर्स से मिले हैं, इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम ऑर्गेनिक एसिड का नाम देंगे। सही बात है बच्चों। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिखता हूं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं सोर्स, और यहां पे लिख रहा हूं मैं एसिड। जैसे बच्चों रेड आंट होती है ना, तुमने सुना है रेड आंट? रेड आंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, और जब कभी वो काटती भी है तो रेड रेड सा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इस एसिड की वजह से है। ठीक है बच्चों। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑरेंज या लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों। एप्पल के अंदर, जो सेब होती है, उसके अंदर मैलिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। और जब कभी हम मान लिया बहुत दिनों बाद दौड़ लगा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, होता है ना, वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से पेन होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इमली जो होती है, इमली जो होती है ना, उसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। ऐसे ही बच्चों एक विनेगर भी होता है, सिरका बोलते हैं जिसको, अचार में डलता है ये। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ सोर्स थे, नेचुरल सोर्स, जिनमें ये वाले एसिड मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये सारे एसिड जितने भी मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ये एक लिविंग सोर्स से हमें मिले हैं। सही बात है। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। नंबर 2 क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों क्या होता है इनऑर्गेनिक एसिड? सुनना जरा ध्यान से। इनऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है। द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, नॉन लिविंग सोर्स is known as इनऑर्गेनिक एसिड। इसको हम नाम देंगे इनऑर्गेनिक एसिड का, जो नॉन लिविंग सोर्स से हमें मिला है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नॉन लिविंग से क्या क्या मिलता है? HCl, नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है, और इसको है ना किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, यानी कि जितने भी केमिकल है उनका राजा है। अच्छा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो ये इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं। ये हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, ये तो लेबोरेटरी के अंदर तैयार होते हैं, और ये मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर तैयार होते हैं। ठीक है। चलो भी बच्चों, सबसे पहला हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पूरा हो चुका। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब बच्चों हमें बेसिसिटी वर्ड का मतलब नहीं पता है कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी बताता हूं तुम्हें। देखो बेसिसिटी का मतलब क्या है यहां पे। ये हो गया, इसको हटा देते हैं यहां से। हो चुका है ये। अब हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे पहले बच्चों मैं तुम्हें बेसिसिटी के बारे में ही बताता हूं, बेसिसिटी क्या होती है।
सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, बेसिसिटी एक बेस की चेक नहीं होगी। वर्ड में नाम बेसिसिटी जरूर है, बेसिसिटी हमेशा एक एसिड की देखनी है तुमने, ठीक है। एसिड के केस में हम बेसिसिटी चेक करते हैं। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन present in an acid is known as बेसिसिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? बेसिसिटी। सही बात है बच्चों। देखो, जैसे मैं यहां एक एसिड लिख रहा हूं, अपनी मर्जी से मैं कुछ एसिड लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं उनकी बेसिसिटी क्या होगी। जैसे मैंने एक एसिड लिख लिया HCl, बच्चों ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है? तो मैं कहूंगा ये एक H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी हुई 1। H2SO4 जो होता है कितने H पॉजिटिव दे सकता है? तो 2 दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी हुई 2। HNO3 कितने H पॉजिटिव दे सकता है? मैं कहूंगा 1। H3PO4 इसका नाम होता है फोस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई बच्चों। और ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है? तो मैं कहूंगा ये 3 दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 3 हुई। ऐसे ही बच्चों एक बहुत कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एसिटिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो बच्चों हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जितने H जुड़े हुए हैं ना वो बेसिसिटी होती है। नहीं, बेसिसिटी का मतलब है कितने H पॉजिटिव रिप्लेस हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और बच्चों अगर कोई H कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कभी भी बाहर नहीं जाता H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। H पॉजिटिव की फॉर्म में वो बाहर तब जाएगा जब वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और भी होते हैं कार्बन के अलावा, कार्बन से के साथ जुड़ा हुआ है या डायरेक्टली फोस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, P के साथ अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो भी वो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये वाली 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगी, केवल ये जाएगी। तो ये जाएगी तो हम कहेंगे बेसिसिटी 1। अब यहां से किसी बच्चे के दिमाग में एक डाउट और आ गया होगा कि सर आप कह रहे हो फोस्फोरस के साथ जुड़ा होगा तो भी नहीं जाएगा, ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो तीनों जा रहे हैं। बच्चों अगर मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं ना इसका, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता, हालांकि अभी हमें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी बताता हूं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। बच्चों देखो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ, ना कि फोस्फोरस के साथ। अगर फोस्फोरस के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता ना तो हमें H पॉजिटिव नहीं मिलता, तो हम कहेंगे यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, तो 3 H पॉजिटिव देगा। इसका मतलब बेसिसिटी क्या हुई? 3। सही बात है, तो हो गया यहां तक का। अब हम बच्चों बड़े आराम से पढ़ सकते हैं बेसिसिटी के बेस पे, जो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड क्या होंगे? वो एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 होगी। तो मैं यहां कहूंगा द एसिड विच गिव 1 H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। और मोनोबेसिक एसिड के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहां से। देखो एक बेसिसिटी इसकी है और हमारे पास इसकी है। सही बात है, तो मैं यहां लिख सकता हूं HCl एग्जाम्पल, HNO3 एग्जाम्पल और एसिटिक एसिड एग्जाम्पल में लिख सकता हूं। सही बात है ना? ठीक है यहां तक। नंबर 2 है हमारा
डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड बच्चों ये क्या होगा? डाई बेसिक एसिड जिसकी बेसिसिटी 2 होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं द एसिड विच हैव 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। अलग करके लिख दी मैंने डेफिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर जो लिखी है उस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन is known as डाइबेसिक एसिड। इसको हम बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम कहेंगे H2SO4 इसका एग्जाम्पल होगा। और भी होते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है, ये भी डाइबेसिक है। सही है यहां तक? तो बच्चों अब थर्ड है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड ये क्या होंगे? जो 3 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कंटेन करते हैं। तो मैं लिख देता हूं द एसिड कंटेन 3 replaceable H positive ion is known as ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड हम उनको ट्राइबेसिक एसिड का नाम देंगे। और एग्जांपल है H3PO4 फोस्फोरिक एसिड होता है ये। ठीक है, अच्छा यहां तक आ रहा है ना ये क्लियर? ठीक है, हो गया यहां तक? समझ में आ गई बात? तो बच्चों हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब हमारे पास वो 2 बच गए हैं, तो हटा देते हैं भी इसको यहां से। और भी तुम ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे सामने आते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, बड़े आराम से बता सकते हैं उनके बारे में, उनकी बेसिसिटी देख के कि वो मोनोबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा या ट्राइबेसिक होगा। इनके अलावा बच्चों एक पॉलीबेसिक भी बोलते हैं। पॉलीबेसिक वो होता है जो ज्यादा H पॉजिटिव देता है, 3 से भी ज्यादा देता है, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो भी बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है on the basis of strength। ताकत के बेस पे हमारे पास एसिड, और उसमें सबसे पहला है नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना तुम, हमें एक बात यहां से पता चल गई है कि जो एसिड होते हैं ना, एसिड वो H पॉजिटिव देते हैं। मान लो हमारे पास कोई एसिड है, मान लिया मैंने HA एक एसिड है, बनावटी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हाइपोथेटिकल है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अब इस HA को मैंने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही एसिड को पानी में डालते हैं ना, वो आयन में टूट जाता है H पॉजिटिव, और जो A है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब जो ये आयन में टूटा है ना, इस एसिड के जो ये आयन बने हैं, इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। बच्चों इस आयोनाइजेशन के बेस पे हम एसिड की ताकत चेक करते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अगर इस एसिड का आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा है, मेरे कहने का मतलब ये जो एसिड मैंने जितना भी लिया हुआ था, अगर लगभग 90% या कंप्लीटली अपने आयन में टूट जाता है, जैसे मैंने ये 100 ग्राम लिया और ये लगभग पूरा का पूरा अपने आयन में टूट गया, ठीक है, तो मैं इस एसिड को बोलूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जिनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयन में टूटने की डिग्री बहुत ज्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड जिनकी आयन में टूटने की डिग्री बहुत कम होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड। सीधी सीधी बात है बच्चों, कोई कंफ्यूज करने वाली नहीं है। तो हम लिखते हैं अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? द एसिड having
हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, degree of ionization is known as strong acid, is known as strong acid. बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं तुम्हारे सामने. H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर हम इनको पानी में डिसोल्व करेंगे तो इनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होगी. क्लियर है बात? चलो अब इसके बाद आते हैं दूसरे पे. नंबर 2 है हमारे पास वीक एसिड. वो क्या होंगे? जिनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम होगी. तो मैं यहां लिख देता हूं द एसिड हैविंग लो degree of ionization, degree of ionization is known as weak acid. और बच्चों वीक एसिड के एग्जांपल हमारे पास हैं एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड ये होता है CH3COH. देखो अचार में डालते हैं विनेगर, एसिटिक एसिड ही होता है और हम खा भी लेते हैं. वीक एसिड है तभी तो खा लेते हैं. एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है. ठीक है, ये वीक एसिड है हमारे पास. अगर मैं बात करूं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ये भी एक वीक एसिड है. ऑक्सैलिक एसिड का अगर फॉर्मूला लिखना चाहे ना तो फॉर्मूला होता है H2C2O4. ये फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड का. और ऑक्सैलिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड होता है, 2 H पॉजिटिव देता है. यहां ये 2 हाइड्रोजन जो है ना वो कार्बन के साथ नहीं जुड़े होते. इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है. टोमेटो के अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना वो ऐसा होता है भी, COOH के साथ जुड़ा हुआ है. COOH दो देखो हाइड्रोजन हो गई H2, 2 कार्बन है C2, 4 ऑक्सीजन है O4. और बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल सकती है. इसीलिए डाइबेसिक का भी एग्जांपल है. कभी आ जाए तो लिख सकते हैं हम डाइबेसिक के एग्जांपल में ये. ठीक है यहां तक? तो बच्चों देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कैसे डिवाइड किए हमने? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन. जिसका आयोनाइजेशन ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका आयोनाइजेशन कम वो वीक एसिड. सही है यहां तक की बात? चलो बच्चों अब हमारे पास एक लास्ट क्लासिफिकेशन रह गई है. जो लास्ट क्लासिफिकेशन बचती है हमारे पास वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन. देखो जरा बच्चों डाइल्यूशन के बेस पे कैसे डिवाइड करेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के बेस पे जो पहला है नंबर 1 है वो है कंसंट्रेटेड एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड. देखो बच्चों समझना बात को. मैंने क्या किया? मैंने एक एसिड लिया, ठीक है, एक एसिड लिया और मैंने इसको वाटर में डिसोल्व कर दिया. ये पानी ले रखा है, सही बात है. और एसिड को मैंने पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया. अगर ये जो बना है मेरे पास, अगर इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, पानी बहुत कम है, तो हम इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड. ऐसे एसिड जिनमें एसिड की जो कंसंट्रेशन है, एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है और पानी बहुत कम होता है, वाटर बहुत कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड. इसमें जो दूसरा है डाइल्यूट एसिड. बच्चों डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें एसिड तो बहुत कम होगा और पानी बहुत ज्यादा होगा.
पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा बहुत कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। सही बात है, क्लियर है बिल्कुल। चलो लिखते हैं अभी इनके बारे में। क्या? द एसिड कंटेन लार्ज concentration of acid and low concentration of water. लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे जो H2SO4 आता है हमारी लेबोरेटरी के अंदर कंसंट्रेटेड वाला, उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है 98% H2SO4, और जो 98% H2SO4 है ना, वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या है 98% H2SO4? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये 100 ml लिया, अगर मैंने ये 100 ml लिया, तो उस 100 ml में से 98 ml तो H2SO4 है, बाकी का 2 ml पानी है। यानी कि पानी की जो मात्रा वो बहुत कम है और हमारे एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? चलो अब सुनो आगे की बात। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 2 वो है वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड नहीं, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो क्या होंगे? जिनके अंदर पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा कम होगी। तो मैं लिख देता हूं द एसिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जिसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन तो कम होगी लेकिन पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। सही बात है बच्चों? तो एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे H2SO4 को भी मैं डाइल्यूट कर सकता हूं अगर मैं इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ले लूं, लेकिन जो डाइल्यूट होता है ना उसके ब्रैकेट में ऐसा लिख देता है DIL। जब भी कभी भी तुम्हें रिएक्शन के दौरान डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ दिखाई देगा ना, तो उसके पीछे ऐसा नजर आएगा तुम्हें DIL, इसका मतलब डाइल्यूट है। और कंसंट्रेटेड के पीछे लिखा होता है CONC, बस इतना लिखा होता है, ब्रैकेट लगा देते हैं। सही बात है? क्लियर है? तो बच्चों हमने एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ ली है बड़े अच्छे से। अब हम एसिड की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज एसिड की वन बाय वन। चलो बच्चों देखो जरा एसिड की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं अब हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और एसिड की जो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं उसमें सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं ना एसिड की, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सामने यही आती है, क्या? कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट है वो श्योर होता है। सही बात है? दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है वो आती है एसिड जो होते हैं पानी के अंदर घुल जाते हैं। एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर।
ठीक है। अगली बात यह है, एसिड के बारे में तुमने सुना भी है, अगर एसिड को हाथों पे डाल देते हैं तो स्किन बर्न हो जाती है। जितने भी एसिड है हमारे पास दुनिया में, उनमें मोस्ट ऑफ दी एसिड ऐसे हैं जो स्किन पे डालने पे बर्न कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे कुछ नहीं होता, हम खा भी लेते हैं उनको, जैसे टोमेटो खाते हैं ऑक्जेलिक एसिड होता है, अचार खाते हैं एसिटिक एसिड होता है, सेब खा रहे हैं मैलिक एसिड है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोरोसिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ दी एसिड कोरोसिव इफेक्ट शो करते हैं। मैं लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ द एसिड हैव कोरोसिव इफेक्ट, कोरोसिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात जो है हमारे पास, ये भी बड़े काम की है लेकिन पढ़ चुके हैं पहले, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड में। और बच्चों एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना है तुमने। क्या है लास्ट प्रॉपर्टी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। पहली बात तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन वहां समझाया था पहली यूनिट में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड यानी कि किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड लिख देता हूं यहां। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर ले लिया, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर मैंने एक एक्वस एसिड ले लिया, कोई भी ले लिया, मान लिया HCl पानी में मिला हुआ ले लिया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं एक्वस एसिड लिया हुआ है मैंने इसके अंदर, एक्वस एसिड। सही बात है। अच्छा, मैंने यहां पे क्या किया, एक रबड़ की कोक फिट कर दी, रबड़ की कोर्क फिट कर दी मैंने। ये रबड़ कोर्क है, रबड़ कॉर्क। ठीक है, इसके ऊपर 2 नेल लगा दी मैंने, आयरन की ही नेल लगा दी। ये मैंने नेल लगाई हुई है, सही है। इधर मैंने एक बैटरी ले ली, ये मैंने एक बैटरी ले रखी है। ये टर्मिनल्स हो गए बैटरी के। एक वायर लेके ये वाला टर्मिनल मैंने जोड़ दिया यहां पे, सही है। दूसरी जो वायर ली यहां से कनेक्ट की मैंने, और यहां पे है ना मैंने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? ये एक है बल्ब, सही है। और यहां अगर स्विच लगाना चाहो तो एक स्विच लगा देंगे उसी वायर में, और यहां पे कनेक्ट कर देंगे उसको, सही है। बच्चों एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर आयन होते हैं। तुम जानते हो एसिड को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो एसिड तो H पॉजिटिव आयन देगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयन होंगे। क्या होंगे? फ्री आयन। और तुम्हें आज एक बात बता रहा हूं, हमेशा अपने दिमाग में रखना, करंट का जो फ्लो होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, वो 2 रीजन के कारण होता है। या तो उसके पास फ्री आयन होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है ना, तो वहां से करंट का फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? अगर मैं लकड़ी ले लूं और कहूं कि लकड़ी के अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। वहां ना तो फ्री आयन है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। सही बात है बच्चों। यहां फ्री आयन थे, और फ्री आयन थे तो ये वाला बल्ब ग्लो करेगा, ये चमकने लगेगा, ये जलने लगेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन ले लूं साल्ट का और उसको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं एसिड की जगह यहां अगर मैंने सुगर ले लिया C12H22O11,
मैंने यहां शुगर का सॉल्यूशन ले लिया तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तुम कर सकते हो लेकिन ये थोड़ी सी डेंजरस है, घर पे मत करना इसको ट्राई। जब तुम स्कूल में आओगे मैं तुम्हें कराऊंगा स्कूल के अंदर, घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना इसको। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन शुगर का ले लूं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि शुगर को जब वाटर में डालते हैं तो शुगर का आयोनाइजेशन नहीं होता, शुगर आयन में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ये जितने भी हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये H पॉजिटिव नहीं देता। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं, ये बात नोट डाल के तुम लिख लेना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयन, ठीक है। वाइल aqueous solution of sugar and glucose does not conduct electricity due to absence of iron। आयन की एब्सेंस के कारण एक्वस सॉल्यूशन शुगर और ग्लूकोज का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये बल्ब ग्लो नहीं होता क्योंकि आयन फ्री नहीं होते। प्यारे बच्चों, जितना भी हम काम करा रहे हैं आपको रेगुलर करना है, नोट्स बनाने हैं। और मैंने टेस्ट लिया था एक, वो टेस्ट मैंने चेक कर लिया है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन जिस भी बच्चे ने टेस्ट दिया था बहुत अच्छा किया है। बच्चों जो ये टेस्ट ले रहे हैं आप सभी ने देने हैं। देखो हम सब मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जिन बच्चों के लिए हम ये सब कर रहे हैं वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस तरफ। तो जब भी टेस्ट होता है तो सारे बच्चे एक साथ टेस्ट करेंगे। अभी मैं उन टेस्ट के नंबर डाल दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। जो भी जिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया था, लगभग 15 to 20 स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट दिया था, और सभी के अच्छे नंबर हैं। गलतियां बहुत कम है, एक या छोटी छोटी जो गलतियां है वो मैंने मार्क की है। देखना आप लोग, 1 या 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। बच्चों जो काम कराया है अच्छे से करना है। बुक के अंदर एनसीईआरटी या जीआरबी जो भी है तुम्हारे पास उसके अंदर से भी पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होते हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू।